जब वो हाथ रखता है ना और वो चेक करता है मेरी पहली एंट्री सही हो गई, तब तक उसको दूसरे आंसर दिख जाते हैं। वो पेपर में जाके उसका गाना याद आया था, जग सुना सुना लगा। Hello students, welcome back to the episode 5 of our talk show named विजय पथ। जैसे ये नाम itself ये बताता है कि हम इन टॉक शोज में डिस्कस कर रहे हैं स्टडी गाइडलाइन, स्टडी स्ट्रैटेजीज, स्टडी प्लानर्स और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में एक्सेल करने के लिए हेल्प करेंगे। और आज हम ऐसे 2 सब्जेक्ट्स लेकर आए हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत कॉन्सेप्चुअल लगते हैं और बहुत ज़्यादा डर लगता है इन दोनों सब्जेक्ट से। एंड ये दोनों सब्जेक्ट्स है कॉस्टिंग एंड एफएबी को। लेकिन फिकर नॉट, हमारे साथ आज है सुनील केसवानी सर और आदित्य शर्मा सर, जो आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स टैकल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले आज। सो वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सबसे पहली बात सर, कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे आज तक डर लगता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डर मुझे भी है एंड जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ उनको भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो सर कॉस्टिंग का फियर कैसे एलिमिनेट किया जाए? मैम, मैंने इसको बोलता हूँ इट्स नॉट अबाउट फियर, इट इज़ लाइक हम कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है इंटर में आकर एज अ स्टूडेंट सबसे पहली बार पढ़ते हैं। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, रिमेंबर द डेज व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग आइदर ABCD और यू स्टार्टेड लर्निंग योर 11th क्लास जर्नल एंट्री। स्टार्टिंग में ना सब बच्चों को लगता था यार मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। But over a period of time, once they understood the things, एक बार conceptual clarity आई, उसके बाद they practiced and then they made it. आज की डेट में इंटर में आकर one of the favorite subject of the students become the accounts. Why so? 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ी, 12th में पढ़ी, then आपके CA फाउंडेशन में पढ़ी, इंटर में पढ़ रहा है, तो he is like bit of comfortable factor. तो लॉ अकाउंट्स इन सब में ही बिकम्स वेरी कंफर्टेबल। बट जब बात आती है कॉस्टिंग की, तो बच्चों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने एक्चुअली अपने पिछले 12 साल के कैरियर में ऑब्जर्व करी है, दे डोंट अंडरस्टैंड और ट्राई टू इवन अंडरस्टैंड द बेसिक लॉजिक्स और द कॉन्सेप्ट्स। सो इवन इफ दे अंडरस्टैंड द लॉजिक्स, द थिंग्स बिकम क्वाइट ईजी। सो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट उसको रिटेन करने के लिए फन वे से अपने दिमाग में बस उसके पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। देन एवरी क्वेश्चन विल बिकम स्मूथ राइट। एम आई राइट आदित्य सर? आपका भी? मैं इसमें बस वही 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सर ने बोला बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट में आया ना नए सब्जेक्ट का फियर। अब यही सब्जेक्ट का कंटिन्यूएशन सर आप भी फील करेंगे FM है। FM बच्चे को इतना स्मूथ क्यों जाता है? क्योंकि उसको कॉस्टिंग में हैबिट लग जाती है सब्जेक्ट की, और फिर उसको इकोनॉमिक्स भी इजी लगता है क्योंकि उसने ऑलरेडी पढ़ा रहता है 11th-12th में। तो ये बस नॉवेल्टी की फियर है, कुछ नया देख चुका है वो, इसलिए डर है। इसके अलावा इस सब्जेक्ट के अंदर एज सच कुछ नहीं है, काफ़ी लॉजिकल सब्जेक्ट है। बच्चे फॉर्मूले से ज़बरदस्ती डरते हैं। मैं तो कहूँगा कि भैया फॉर्मूले भी बहुत लॉजिकली डिराइव करे हैं। जिसने डिराइव करे उसने इतना सोचा है, हमें तो सिर्फ समझ के अप्लाई करें तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। एक चीज़ है उसके अंदर कि भैया आपके लिए नया है ये सब्जेक्ट, यही सबसे बड़ा पॉइंट था कि फियर यहाँ से स्टार्ट होती है। अब वही बच्चे देखते हैं उनका SFM, SCMP ये सब्जेक्ट फेवरेट हो जाता है फाइनल में जाके, क्योंकि अब प्रैक्टिस हो गई रहती है। तो बस वही है बात प्रैक्टिस की और नए सब्जेक्ट की फियर की। सो गुरु मंत्र आई गेस यहाँ पे ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बैक्ड विद रिटन प्रैक्टिस, राइट? आई गेस। ओके, तो सर जैसे 6 मंथ्स बचे हैं अपने May 23 के एग्जामिनेशंस के लिए। सो बच्चों को भी ये डाउट है कि हाउ शुड वी अप्रोच इन दीज 6 मंथ्स फॉर दीज 2 पेपर्स, जैसे कॉस्टिंग का इफ यू कुड throw some light upon and for FME को if you could throw some light upon। आदित्य सर आप प्लीज आंसर करिए पहले। तो मैं बता देता हूँ कि अगर हम May 23 एग्जामिनेशन को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं तो ग्रुप 1 तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ग्रुप 1 के लिए थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी रहेगी और ग्रुप 2 के FM और EFF के लिए अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। तो मैं कहूँगा कि कॉस्टिंग के अंदर आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सारी चीज़ों को कवर करो। ICI का मैथ दे रखा है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी आपके टीचर ने आपको जो कवरेज दे रखा है टोटल कवर करो। हर टीचर अनडाउटेडली सर पूरा सिलेबस कवर करवाता है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो सिलेबस कवर नहीं करवाना है। पूरा सिलेबस करिए, ये आपकी कॉस्टिंग के लिए एक गुरु मंत्र मैं कह सकता हूँ। FM और EFF के लिए कहूँगा क्योंकि ऑलरेडी कॉस्टिंग पढ़ चुके होंगे आप,
तो FM आपका स्मूथ जाएगा, काफ़ी स्मूथ जाएगा। तो अभी उसकी जो क्लासेस रहेगी ना वो रेगुलरली करो। बच्चा क्या करता है, अभी तो उसका काफ़ी बैकलॉग भी चलता है कॉस्टिंग का, तो उसके चलते पे वो FM के अंदर भी बैकलॉग लगा देता है। इकोनॉमिक्स को प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझता है वो, उसको थ्योरेटिकल अप्रोच अप्लाई कर देता है। ग्रुप 2 से इसलिए उसको वैसे भी डर लगता है, 280 मार्क्स की थियरी बोलता है। तो अप्रोच बेसिकली ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो भैया आपका ग्रुप 1 चल रहा होगा कॉस्टिंग, उसको पूरा कंप्लीट करो, एक फाइनल एकदम फुल स्टॉप लगाओ उसके ऊपर, और FM EFF की क्लास शिद्दत से करो, एंड तक करो, आसानी से हो जाएगा। ग्रेट सर। कॉस्टिंग आदित्य सर ने बिल्कुल सारी बातें एकदम करेक्ट बोली है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। मैं सिर्फ इतना सा ऐड ऑन करूंगा इसके अंदर, कॉस्टिंग के अंदर ना प्रैक्टिस तो करनी है बट विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। और बच्चे क्या करते हैं, जो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब बच्चों को बोलूंगा, दोस्तों आप सबने ऑडिट नहीं करना। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट कि यार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में गलती क्या है। They don't do it by writing it. That becomes one of the major problem. And they are not able to even understand the question correctly. So that becomes a worst nightmare for them कि नहीं यार ये क्या आ गया मेरे सामने। And हमारा ICAI जो है आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है। कॉस्टिंग और FM EFF जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लो, every time I say there might be, आपने 10 करेंगे तो there might be 11th क्वेश्चन। वो कैसा बनेगा, 10th क्वेश्चन लिए, उसमें कुछ एड ऑन मिर्च मसाला तड़का लगाया, नया क्वेश्चन बनाया एंड यू आर सर्व विद द पेपर, ले बेटा अब करके दिखा। सो जो कॉन्सेप्ट करेगा विद राइटिंग प्रैक्टिस, जैसा रुचा मैम ने भी बोला, दैट विल विन द एंटायर गेम। एग्जैक्टली। इसमें मैम मैं एक और छोटा पॉइंट ऐड करूंगा कि ऑडिट करते टाइम एक और परेशानी हो जाती है, वैसा हाथ रखता है। जब वो हाथ रखता है ना और वो चेक करता है मेरी पहली एंट्री सही हो गई, तब तक उसको दूसरे आंसर दिख जाते हैं, माइंड उस डायरेक्शन में वर्क करना चालू हो जाता है और उससे उस समय क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। और फिर 6 महीने बाद उठा के देखता है सब सुना सुना लगता है। सर वो पेपर में जाके उसका गाना याद आया था, जग सुना सुना लगा। एंड देन पेपर में सर एक और चीज होती है, पेपर में ना मेरे को बच्चे ने एक्सपीरियंस बताया, कहता सर मेरे सामने क्या होता है, आई हैव अ क्वेश्चन, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मेरे सामने बुक आती है जहां पर वो क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन भी आता है, मैं और जोर लगाता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वहां लिखा क्या हुआ है वो याद नहीं आता, बाकी सब ठीक है। तो मैंने कहा चलो इट हैपेंस, होता है, क्योंकि बिकॉज आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। सो दैट इज द ओनली थिंग। तो एग्जैक्टली जैसे आपने बोला जग सुना सुना लगे, इट्स एक्चुअली राइट। जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, एक कॉमन फैक्टर जो मुझे दिखता है बच्चों में कि मैम पहली स्टेप याद आ जाए ना तो बचा हुआ सब कुछ हम लोग लिख लेंगे। और ये पहली स्टेप क्यों याद नहीं आती है, बिकॉज अपन कॉस्टिंग को कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इसको इस फॉर्मेट में कर लेंगे और इस हिसाब से कर लेंगे, बट द डीप डाउन फैक्टर ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करें तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रिटन प्रैक्टिस एंड उसके बाद पेपर सॉल्विंग। एब्सोल्युटली। एक और फैक्टर ऐसा है सर जो मैंने देखा है कि द रीजन बिहाइंड लैक ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन दिस पेपर इज, ये दोनों सब्जेक्ट्स में ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, but students skip out on doing the theory areas considering these are just the practical papers. So what's the importance of theory in these both the papers? I will take up costing, Aditya sir will take up FM. मैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट की बात करूँ तो जो थियोरिटिकल पार्ट है, मैं ना हमेशा बच्चों को बोलता हूँ इन थियोरिटिकल, इन पर्टिकुलरली कॉस्टिंग, एक्सेप्ट द फर्स्ट चैप्टर, आई ऑलवेज से ओनली द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द इंट्रोडक्शन जो हमारा ICAI मॉड्यूल है, दैट आई कंसीडर, चलो यार थोड़ा थियरी पार्ट है, ठीक है यार, कॉस्टिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम एंड सो ऑन, बट रेस्ट all the chapters, whatever it be, material, labor, overhead, standard costing, budget, any chapter you name it, सब में all the theory questions are based on the practical thing. Unless and until you know those questions or those points, आप practical questions करने में hamper करोगे कहीं ना कहीं। Say for example, अगर मैं एक process costing की बात करूँ, तो process costing में normal question examiner पूछता है process और job costing में क्या difference है, या abnormal loss क्या, abnormal gain क्या। So these are very simple questions. These are depending upon the concepts which we get. या मैं एक और example लूँ, reconciliation chapter. Now, why the reconciliation is prepared? What are the reasons for difference? That is the base on which the entire chapter is built up. अब बच्चे ने अगर concept नहीं करा तो वही सारा वो मार खाता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ theoretical question is very important in costing exam. अभी तक क्या होता था, एक क्वेश्चन आता था लास्ट वाला, जो बच्चा कहता था यार ये तो मैं ऑप्शन में छोड़ दूंगा, ICAI ने कहा जीने नहीं दूंगा तुझे। अब की बार ICAI ने मेन क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरेटिकल 4-4 नंबर के और डाल दिए
कहता भाई छोड़ूंगा नहीं, तुझे पढ़ना तो तुझे पड़ेगा। तो इसके लिए हमेशा बोलते हैं थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड थ्योरी इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर प्रैक्टिकल बेस्ड आल्सो। जस्ट टू इंटरप्ट, थियोरी का कितना वेटेज है कॉस्टिंग के पेपर में? मैम थ्योरी इज अ कंप्लीट वन क्वेश्चन दैट इज ऑफ 20 मार्क्स, और मैं उसको बोलता हूँ ठीक है आपका इंटरेस्ट है प्रैक्टिकल में, यू प्रेफर प्रैक्टिकल, बट समटाइम्स इन एग्जाम इट हैपेंस कि यार एक क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है या उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा है, सो इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली, सो दैट बिकम्स मींस आपको ना एक अस्त्र मिल जाता है यार, बचने का मेरे पास ये ब्रह्मास्त्र है, मैं इससे बच सकता हूँ, अपने आप को सेफगार्ड कर सकता हूँ। सो बेसिकली इट्स अ रेस्क्यू पॉइंट। राइट, एब्सोल्युटली। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा कॉस्टिंग की थ्योरी में। सर जब मैंने इनिशियल ईयर में पढ़ाना चालू किया था, मैंने चैप्टर नंबर 1 पहले पढ़ाता था बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता था। अब चैप्टर नंबर 1 सबसे आखिरी में समझा रहा हूँ, इमीडिएटली हो जाता है उससे, उसने सब कुछ सुन लिया रहता है, उसमें सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई रहती है। तो बच्चे ये भी गलती करते हैं कि अगर वो स्टार्ट कर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, वो नाइटमेयर बन जाता है। आप सबसे एंड में करिए उस चैप्टर को। सर मैं व्हाट आई डू ऑन अनअकैडमी क्लासेस, जो मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, स्टार्टिंग में आई जस्ट टेक अप द बेसिक पार्ट, बिल्कुल बेसिक फर्स्ट चैप्टर आई टेक अप, बट ओनली द बेसिक, जो मेरे को आगे वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज बेसिक चीजें काम आनी है, एंड देन जस्ट आई स्टार्ट विद द पर्टिकुलर टॉपिक, तो बच्चा इज लाइक कंफर्टेबल है, मुझे वर्ड समझ में आ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है, दैट बिकम्स। और बाकी जो प्योर थ्योरी आई ऑलवेज टेक अप, जैसा आदित्य सर ने बोला एब्सोल्युटली 100% करेक्ट, लास्ट में लो बच्चे एवरी पॉइंट क्लियर, हाँ सर ये भी तो पढ़ा था, ये दीज आर द सिंपल इंटरप्रिटेशंस, मैंने कहा दैट्स फाइन। सर एफएम की बात करेंगे एफएम और ईएफएम, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के पेपर की। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर ना 2 चैप्टर दिए थ्योरी के, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर नंबर 2 उसके अंदर तो टाइप्स ऑफ फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कई बार तो ऐसा होता है हमें भी इंसाइट्स मिलते हैं, अच्छा ऐसे भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, बहुत ही लॉजिकल चीज़ें दे रखी है। कॉस्टिंग और एफएम की थ्योरी में मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि यहाँ पर वो आपसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट लैंग्वेज नहीं मांगेंगे, वो बोलेंगे तुम क्रक्स लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, दे देते हैं मार्क्स। अब हमारे स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं, हम उन्हें इतना ही लिखने के लिए बोलते हैं, दैट मीन्स ये वर्क कर रहा है, तो आपको बस पॉइंटर्स लिखने हैं और थोड़ी सी अच्छी कोटेड लैंग्वेज में लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब ईएफएम इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चे को एक भ्रम है कि पूरा का पूरा 50 मार्क्स का पेपर आता है इंक्लूडिंग ऑप्शन, 40 मार्क्स का जिसमें से अटेम्प्ट करना रहता है, तो उसको लगता है पूरा का पूरा थियरी है, जबकि ऐसा नहीं। जिसमें 12 से 15 मार्क्स, कभी कभी 18 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाता है, जो कि 2-2.5 घंटे में कवर करवा देता है टीचर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे के अंदर। और उसके अलावा जो 25 मार्क्स है वो आता है थियोरटिकल, लेकिन उसमें भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो मैक्सिमम डैमेज कितना होगा, 2 या 3 मार्क्स अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो। और 17 यूनिट्स में सिलेबस डिवाइडेड है, अगर आप एक एक यूनिट को अच्छे से पढ़ते जाओगे ना तो आप मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। इंस्टीट्यूट वहाँ पे भी आपसे एकदम रिजिड लैंग्वेज एक्सपेक्ट नहीं करती है। कई बार हो जाता है कि बच्चा आरटीपी एमटीपी के अंदर देखता है, इंस्टीट्यूट तो कॉपी पेस्ट कर देती है, बच्चे को लगता है एग्जाम में ये लिखना है, 2 मार्क्स के लिए 3-3 पेज लिखना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखो, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से सर ईएफएफ में स्कोर करना एक्चुअली आसान है। सर आई वुड से अनअकैडमी पर मेरे लास्ट बैच का जो रिजल्ट रहा है, कॉस्टिंग और एफएम मिला के, इफ आई टॉक अबाउट, देयर आर एग्जैक्टली आई हैव अ डेटा 70 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड एग्जेम्पशन with highest 95 marks in the last attempt itself. अभी जो मई वाला अटेम्प्ट हुआ उसका मैं बता रहा हूँ आपको। So this has been the score in the last attempt itself on an academy platform. तो अब इसके आगे ना theoretical practical कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए मेरे पास। There is nothing. This subject is too scoring. बच्चा कहता है भगवान 40, मैं कहता हूँ बेटा 40 नहीं, exemption पक्का। So that is how the approach should be. बस वो एक जो डर है वो डर निकालना है, और वो प्रैक्टिस से निकलेगा। once it is done it becomes quite easy. एग्जैक्टली तो बेसिकली एक जो अनसीन बात जो बच्चे इग्नोर करते हैं, जो यहाँ पे समझ में आई है इनसे बात करके, कि बच्चे प्रैक्टिकल इग्नोर कर रहे हैं थियोरी पेपर में और थियोरी इग्नोर कर रहे हैं प्रैक्टिकल पेपर्स में। तो ये ऐसी रेस्क्यू पॉइंट्स होते हैं कि सपोज पेपर ओवरबोर्ड आ गया तो दीज आर द रेस्क्यू पॉइंट्स जो अपने को पेपर में वो 50-55 मार्क्स दे सकते हैं। तो सर जैसे ये एक मिस्टेक पॉइंट आउट हो गई, ऐसे और कौन से मिस्टेक्स है जो बच्चे अवॉइड कर सकते हैं इन दीज पेपर्स टू स्कोर गुड मार्क्स? तो सबसे पहले मैं इसमें एक मिस्टेक पॉइंट आउट करूंगा स्टूडेंट्स की, वो ऐसी है कि बच्चा क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वो खुद को सही टाइम पे इवैल्यूएट नहीं करता है। तो इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी सही टाइम पे। आप सुबह क्लास कर रहे हो, शाम को रिवाइज कर रहे हो जाएगा रिवाइज, लेकिन इससे प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं होता है। एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद आपको इवैल्यूएट करना चाहिए, जिसमें अनअकैडमी सर बहुत अच्छी हेल्प करता है बच्चों की इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो आप उसको भी दे सकते हैं इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज। हमने प्रॉपरली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट करी है।
तो बस खुद को इवैल्यूएट करते जाइए, सही टाइम पे सिर्फ मजदूरी करते रहना वो नहीं चलेगा। मैम माई पॉइंट वुड बी, बच्चों प्लीज मेक श्योर आप 100% कोर्स करके जाएं, बिकॉज बच्चा क्या करता है, बड़ा ना सिलेक्टिव चैप्टर सिलेक्ट करता है। वो ना मेरे को आके बोलता है सर ये बताओ ABC एनालिसिस बताओ, व्हाट इज A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, और वो क्या करता है C कैटेगरी को तो ऐसे लेता है यार ये मुझे पढ़ना ही नहीं है, इसको तो हटा ही दो, बिकॉज एवरी टीचर इज लाइक A कैटेगरी पढ़ ले तेरे 50 नंबर आ जाएंगे, है ना, ये 5 चैप्टर पढ़ ले 50 आ जाएंगे, इसे मुझे चाहिए ही इतने, मुझे इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, ज्यादा चाहिए तो चल थोड़ा B और पढ़ लेता हूँ, बस इसके बाद C तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता बेचारा। बट आई वुड से ABC तीनों जरूरी है, बिकॉज ICI कभी ना मार्किंग स्कीम से ले लेता है। जैसे इस बार भी लेटेस्ट एग्जाम में सर्विस कॉस्टिंग 10 की जगह 5 का दे दिया। अब बच्चा तो 10 सोच के गया था, उसका तो बेचारे का 50 का वैसे 45 हो गया, उसमें से फिर गलत भी कर दिया तो 40 से नीचे चला गया, तो देन वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो 100% ऑफ द सिलेबस शुड बी कवर्ड विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डाउट, आपको सारा पढ़ना है। एंड आई वुड से नॉट दिस सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट स्टूडेंट शुड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ये तो मतलब बेसिक गोल्डन रूल बना दो। मेरे ख्याल से शायद पढ़ते टाइम उस पे वेटेज पे ध्यान ही देना चाहिए पहले। हाँ राइट, एग्जैक्टली, लेकिन वो मैम पहले ही देता है, सबसे पहले ध्यान वही देता है। इसीलिए स्पेसिफिकली आई वांटेड, तो आपने ही बोल दिया, एंड टू एंड कवरेज आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी है। सो टू सम अप द डिस्कशन, आई थिंक एंड टू एंड कवरेज, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, रिटन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, पेपर सॉल्विंग करो एंड जीत आपकी है। राइट सर, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? बच्चों पढ़ाई करो, पास हो, अब दोबारा से इस सब्जेक्ट को ना देखना पड़े, इस सब्जेक्ट को सीधा फाइनल में देखना, इतनी मेहनत एक ही बार में कर डालो, दोबारा करने का मौका ही ना मिले, एक ही बार में इतनी मेहनत करके निकल जाओ और सीधा फाइनल में मिलो, दैट्स इट। और उसको भी एक बार में निपटा दो, फाइनल में इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा अगर इंटर में ध्यान से पढ़ लिया तो, दैट्स इट। और वही कहूंगा कि 1.5 गुना मेहनत कर लो ताकि अगली बार वापस से 2 गुना मेहनत ना करनी पड़े, तो अभी ज्यादा मेहनत कर लो, दैट्स इट। यही है भैया हमारा कॉस्टिंग का कह सकते हैं टेक अवे पूरे सब्जेक्ट, कॉस्टिंग FM ये सबका यही, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द क्रक्स ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स, इतने एफर्ट कि यार दोबारा इस पे देखना ही ना पड़े। Thank you so much sir, those were really wonderful insights, and yes guys, wish you all the best. I'm pretty sure you will apply all these learnings and clear the exams in first attempt itself.